हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत ही चर्चित मुद्दे को लेकर। और आज का मुद्दा है हमारा वन शन, वन वर्ड एंड वन ग्रीड। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं इस वीडियो से जुड़ी हुई वह तमाम बातें। अब हम देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। हाल ही में माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने उस विचार को क्रियान्वित करने के लिए वो सभी कंपनियों को आमंत्रित किया है जो सोलर एनर्जी में एक व्यावहारिक रोड मैप या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क विकसित करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। सुर्खियों में देखने के बाद हम समझते हैं इसका पूरा मुद्दा। वर्ष 2015 जब पेरिस सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उस सम्मेलन का विषय था जलवायु परिवर्तन, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर विश्व के सभी देशों को एक साथ लाना था। यह बैठक COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 कहा जाता है क्योंकि यह UNFCCC की 21वीं बैठक थी। इस पूरे सम्मेलन में दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। पहला, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना। इसी क्रम में 30 नवंबर 2015 को इस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की बात कही गई और 6 दिसंबर 2017 को इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी, जो गुरुग्राम में है, वहां इसका मुख्यालय बनाया गया। इसकी सदस्य संख्या 67 है, जबकि हस्ताक्षर देश 86 है। यदि मैं इसे क्लियर करूं तो यह एक सवाल बन सकता है कि इसकी सदस्य संख्या 67 है और हस्ताक्षर देश 86 है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो हस्ताक्षर देश हैं, जब वो हस्ताक्षर कर लेते हैं तो उसे अपने देश में जाकर सरकार से अनुमोदन करवाना पड़ता है और उसके बाद वह वहाँ के परमानेंट सदस्य बन जाते हैं। इसीलिए इसमें परमानेंट सदस्य संख्याओं की संख्या 67 है और जबकि हस्ताक्षर देश 86 है। 2 से 5 अक्टूबर 2018 के बीच नई दिल्ली में ISA की पहली बैठक तथा साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो की बैठक में प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड, वन सन और वन ग्रिड का विचार सामने रखा था। अब हम समझते हैं इनके इस विचार के बारे में और जानते हैं एक छोटा सा परिचय। भारत ने इसके लिए 2030 तक 2005 के स्तर से GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% कमी करने का तथा 2030 तक जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 40% ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा था। यहाँ पे एक टर्म है GDP की उत्सर्जन तीव्रता। तो इसका अगर मैं आपको एक मतलब बता दूं तो GDP का मतलब, अगर हम सोचें कि हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए 100 रुपये का कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन के दौरान वायुमंडल में हमारे द्वारा कितने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ और हम अब कितना इसमें कटौती करेंगे जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आए। इसी को कहते हैं GDP की उत्सर्जन तीव्रता में कमी करना। उसके बाद है नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि जब हमारा विश्व एक है, सूर्य भी एक ही है, तो बिजली उत्पादन के लिए क्यों ना इस एक ही ग्रिड यानी कि सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाए। इसमें उन सभी क्षेत्रों तक सौर ऊर्जा से बिजली पहुंच सकेगी जहां अभी तक पर्याप्त मात्रा में थर्मल पावर स्टेशन द्वारा बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
यह मिशन 3 फेज में पूरा किया जाएगा। इसके पहले फेज में मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को ग्रिड के माध्यम से इन्हें कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत भूमध्य सागर के पूर्व के देशों, सार्क समूह और आसियान समूह को जोड़ा जाएगा। पहला फेज संपन्न होने पर इस ग्रिड का दूसरे फेज में अफ्रीका को कनेक्ट किया जाएगा। एशिया और अफ्रीका सौर ऊर्जा प्राप्त करने वाले सबसे बड़े महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों में देशों की संख्या कर्क और मकर रेखा के बीच ज्यादा है, जहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होने की संभावना होती है। इन दोनों फेज के संपन्न होने के बाद तीसरे फेज में पूरे वैश्विक स्तर पर इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस मिशन के दौरान या फिर कहें कि इस पहल के दौरान भारत के समक्ष वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं। भारत इस कार्य के लिए वर्ल्ड सोलर बैंक का निर्माण करना चाहता है, जिसका कैपिटल यानी कि पूंजी $10 बिलियन का रखना चाहता है, परंतु कोविड-19 के इस दौर में यह संभावना कम ही दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर प्रथम और द्वितीय फेज के अंतर्गत आने वाले देशों में सामंजस्य की कमी भी अक्सर देखी जाती है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तमाम बातों पर यदि हम विचार करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का यह सपना थोड़ा कठिन परंतु एक बेहतरीन कदम है। विकासशील देशों में सौर ऊर्जा प्रदान करने से न सिर्फ विकास को गति मिलेगी बल्कि महंगी हरित तकनीक के लिए ऋण भी नहीं लेना पड़ेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दो देशों के बीच नदी जल विवाद रहता है, क्योंकि नदी से वो देश ऊर्जा की आपूर्ति करना चाहते हैं। सौर ऊर्जा से यह विवाद भी कम होने की संभावना है। साथ ही इससे औद्योगिकरण, जीवन स्तर, स्वास्थ्य स्तर भी सुधरेगा और ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड से किस ऊर्जा का संबंध है? ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी जल ऊर्जा और डी उपर्युक्त में से सभी। दूसरा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष इस कार्यक्रम का विचार रखा था? ए 2015, बी 2016, सी 2017 और डी 2018। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।